गुड आफ्टरनून भाई सबको। आई होप सब बढ़िया हो एकदम। अपन जो है एक बार लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था देखते हैं, और फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटा अभी तक ना हमने, अगर मैं बात करूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो टॉपिक था यूनिट नंबर 1 वो डन कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम डिलीवरी ऑफ गुड्स में जो यूनिट नंबर 3 में दो टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक डिलीवरी ऑफ गुड्स डन करेंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो रहेगा बेटा कंडीशन एंड वारंटी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। केस स्टडी भी बन के आई भी है क्वेश्चन थे कई बार, पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी करके आता है, और डॉक्ट्रिन ऑफ केवीएल टेम्पर, दो टॉपिक है इसमें से। ठीक है, तो क्या टॉपिक है, कैसे करना है, सब कुछ अपन देखेंगे। बट आज आप मेरे साथ सबसे पहली जो हेडिंग डालेंगे बेटा वो आप डालिए यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी। यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी। सर रिवाइज नहीं करा। देखते हैं, एक मिनट बेटा। आप लोग जो है हेडिंग डालेंगे मेरे साथ कंडीशन एंड वारंटी। आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ कंडीशन एंड वारंटी। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अपन डील करने से पहले आप में से काफी लोगों ने, जिन्होंने पहले पढ़ा है वो बिल्कुल शांत रहेंगे, वो ज्यादा चौधरी मत बनना, पहले बता रहा हूं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, आपको ये वर्ड कुछ सुना लग रहा है कंडीशन एंड वारंटी? अच्छा कंडीशन तो छोड़ो, आपने वारंटी जरूर सुना होगा। एक होती गारंटी, एक होती वारंटी, है ना? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं आज, क्या आप में से कोई मुझे गारंटी और वारंटी में डिफरेंस समझाएगा थोड़ा सा? जो पहली बार पढ़ रहे हैं, व्हाट इज गारंटी, व्हाट इज वारंटी? पहली बार पढ़ रहा है तो बस फिर ये पहली बार, ये वाला पहली बार है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट तूने सेकंड टाइम नहीं पढ़ा? सर ये वाले में छुट्टी कर ली थी ना। ओ हाँ, बता फिर क्या सर कंडीशन में, सर सॉरी गारंटी। गारंटी में तो सर रिपेयर हो गया आता है, अच्छा। वारंटी में सर वापस हो जाता है। अच्छा, गारंटी में रिपेयर हो गया आता है, वारंटी में वापस हो जाता है, सर नया मिल जाता है। नया दीपक मिल जाएगा अगर तेरी वारंटी है। मेरे में थोड़ी वारंटी ओ। गारंटी आई है। इस यहाँ से किसने बोला नया दीपक मिलेगा? मैं किसने बोला सर नहीं मिल जाते होंगे। बेटा? किसी को पता है कि गारंटी वारंटी में डिफरेंस? चलो छड्डो पर, तुम्हारा बस की नहीं है। यही होता है बट वो भाई ने थोड़ा उल्टा बोल दिया बेटा। जो गारंटी होती है ना बेटा, आपने सुना होगा, गारंटी क्या होती है भैया? प्रोडक्ट वापस करो, वही नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जो वारंटी होती है उसमें क्या होता है? प्रोडक्ट में कोई डैमेज आया, अब वहां जाओ, वो डैमेज को रिपेयर करके सेम प्रोडक्ट बस रिपेयर करके वापस कर देंगे। लेकिन यहां पे मैंने गारंटी एंड वारंटी नहीं बोला, मैंने कंडीशन एंड वारंटी बोला। क्या बोला? कंडीशन एंड वारंटी। और आप ऑब्वियसली पेपर में ऐसे थोड़ी बोलो देकर आओ नया वापस मिलेगा, पुराना तो रिपेयर होके मिलेगा, ऐसे तो नहीं बता सकते अपन, थोड़ा लीगल टर्म यूज करना पड़ेगा। तो कंडीशन एंड वारंटी, इस कॉन्सेप्ट को समझने के ना आपको बस एक चीज याद रखनी है, पता क्या? एक वर्ड है, एक वर्ड है, बस आप उसको समझ के लेना बड़े आराम से। मैं आपको समझाता हूं बेटा। कभी भी कोई कस्टमर परचेज करता है ना, परचेज मतलब समझो सामान खरीदता है, तो परचेज करने में ना हमेशा जब भी परचेज होगा, जब भी क्या होगा बेटा? परचेज। उस परचेज के पीछे ना एक स्टिपुलेशन होगी। क्या होगी? एक, अब आपके दिमाग में आएगा सर मजे ले रहे हो, सही, पहले कंडीशन एंड वारंटी समझा रहे हो, उसके लिए बोला परचेज में स्टिपुलेशन होगी। सर स्टिपुलेशन बोले तो बेटा, स्टिपुलेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट।
मतलब अगर मैं कोई गुड परचेज करने मार्केट में जा रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है परचेज करने से पहले उस चीज की मुझे क्या होगी, रिक्वायरमेंट। अरे भाई समझ के लो ना, अगर मेरा फोन आज खराब हो गया तो मुझे नया फोन परचेज करना है, मतलब मुझे नए फोन की रिक्वायरमेंट है, तभी तो मैं उस गुड्स को क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो आप बस इतना समझिए, जब भी कोई परचेज की जाती है ना, उस परचेज के पीछे हमेशा एक चीज हमेशा होगी, क्या होगी, स्टिपुलेशन। क्या होगी, बेटा रिक्वायरमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे अपन लॉ पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं। सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैंने आपको बता दिया, मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट। मतलब क्या बेटा, रिक्वायरमेंट। ये जो स्टिपुलेशन है ना, यानी ये जो रिक्वायरमेंट है, ये दो तरह की होती है। स्टिपुलेशन कितने तरह की होती है, दो। एक होती है कंडीशन और एक होती है वारंटी। आपको बड़े डेप्थ में मैं बता रहा हूं, जो आपने सब बताया कि रिपेयर हो क्या आता है, रिप्लेस हो क्या आता है, वो तो लेमन लैंग्वेज हो गई। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो परचेज के पीछे हमेशा एक स्टिपुलेशन होगी। स्टिपुलेशन इज व्हाट, रिक्वायरमेंट। स्टिपुलेशन इज व्हाट, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कितने तरह की होगी, दो, एक तो कंडीशन और एक। तो जब मैं स्टिपुलेशन की बात करूंगा तो मैंने आपको बोला स्टिपुलेशन जो है दो तरह की होगी सर, एक होती है कंडीशन और एक होती है बेटा वारंटी। अब ध्यान से समझना, ये मेरे टाइम पे बजाते हैं क्या जानबूझ के, ऐसा लगता है मुझे। 2 बजते नहीं लगा, रोहित सर की क्लास स्टार्ट हो गई, चलो ये बेटा ये जो स्टिपुलेशन है ना, रिक्वायरमेंट, ये दो टाइप की होगी, एक कंडीशन और एक वारंटी। अब आपको कुछ नोट नहीं करना, बिल्कुल भी आराम से बड़े ध्यान से सुनो इस चीज को, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। कंडीशन का मतलब पता है क्या है, कंडीशन का मतलब, अगर मैं कंडीशन को बड़े छोटे टर्म में डिफाइन करूं, आपको लिखना कुछ नहीं अभी। कंडीशन का मतलब होता है स्टिपुलेशन essential to the main purpose of contract। मैंने क्या बोला बेटा, स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, to the main purpose of the contract। सर मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो समझ नहीं आ रहा, बस अभी आप ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं वारंटी की तो सर वारंटी भी एक तरह की क्या है बेटा, स्टिपुलेशन। अरे मैं बोला ना, दोनों एक तरह की कंडीशन स्टिपुलेशन है, वारंटी भी स्टिपुलेशन है। कंडीशन जो है स्टिपुलेशन है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी को बोलते हैं स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बस आपको दो वर्ड याद रखने बेटा। सबसे पहली बात, कंडीशन भी क्या है, स्टिपुलेशन। कंडीशन भी क्या है, स्टिपुलेशन। वारंटी भी क्या है, स्टिपुलेशन। जो कंडीशन है वो ऐसी स्टिपुलेशन है जो असेंशियल है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। असेंशियल है किसके लिए, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब मैं वारंटी की बात करता हूं तो स्टिपुलेशन जो है ना वो है कोलेटरल। वो क्या, कोलेटरल मतलब क्या होता है बेटा, सेकेंडरी, विच इज नॉट मेन पर्पस, नॉट सेकेंडरी है मेन पर्पस का। कंडीशन रिक्वायरमेंट है मेन पर्पस की, वारंटी भी एक स्टिपुलेशन है लेकिन वो कोलेटरल है मेन पर्पस से। सर समझ नहीं आया तो एक समझ के भारी सा एग्जांपल लेना बेटा। आपको याद है अभी अपनी थोड़े टाइम पहले ऐसे इंस्टीट्यूट की ट्रिप गई थी, फार्म, रंगमंच फार्म। वहां बहुत सारे लोग जलपरी बने थे, याद है आप लोगों को? अच्छा, कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे। तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, लास्ट कुछ 2-4 महीने पहले की, हमारी एक ट्रिप गई थी इंस्टीट्यूट की तरफ से, है? और देखो भाई को डेट भी याद है, 31 अक्टूबर। भाई क्या रहा है मुझे नहीं पता। अपनी ऐसे ट्रिप गई थी बेटा, वहां पे ऐसे पूल वूल भी था, वहां पे कई लोग जलपरी बने थे बेटा। अब सुधा जी जो है ना, सुधा जी ना ट्रिप से एक दिन पहले मस्त एकदम एक शॉप पे जाती है और बोलती है कि अंकल कल ट्रिप पे जा रही हूँ। अंकल कह रहे अच्छा सही है। सुधा जी बोलती है मस्त एकदम ट्रिप पे जा रही हूँ और जलपरी बनूंगी, वहां पूल है ना, वहां पे स्विमिंग भी करूंगी, और मुझे ना एक मस्त के फोन देना। एक क्या देना, फोन। और फोन ऐसा होना चाहिए ना कि मैं जब पानी के अंदर जलपरी बनूं तो एकदम मस्त रिकॉर्डिंग कर दे एचडी में। मतलब यहाँ पे आप याद देखो, जब भी परचेज हुई, मैडम को फोन परचेज करना, परचेज करने के लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट है। क्या है, एक रिक्वायरमेंट।
स्टिपुलेशन है, और स्टिपुलेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि फोन चाहिए, और फोन में ना उन्होंने एक मेन पर्पस बता दिया कि मुझे फोन किस लिए चाहिए कि मैं जब अंडरग्राउंड पानी में जाऊं ना तो वो अंडर वाटर रेजिस्टेंट हो, वाटर प्रूफ हो। एक मेन पर्पस बता दिया बेटा। यहां पे उस फोन का वाटर प्रूफ होना इज व्हाट, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन, कंडीशन का मतलब है एक ऐसी रिक्वायरमेंट विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सुधा जी ने बोला ये होगा तो परचेज करूंगी, अदरवाइज परचेज नहीं करूंगी। भैया असेंशियल टू द मेन पर्पस है। फोन जो है वाटर प्रूफ होना चाहिए, अगर है तभी दिखाना, अदरवाइज नहीं। सर ना व्हाट इज वारंटी, समझ के लेना बेटा। जो वारंटी है ना वो मेन पर्पस तो नहीं है, असेंशियल एलिमेंट मेन पर्पस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोलेट्रल है। क्या है? कोलेट्रल। जैसे समझ के लेना एक और एग्जांपल। भाई अपने विक्रम भाई जो है ना वो ऐसे लद्दाख वद्दाख की ट्रिप मारते हैं। अब लद्दाख वद्दाख की ट्रिप मारते हैं ना तो उन्हें एकदम से मस्ती बाइक चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बाइक। अभी जो बाइक है ना, ये विक्रम भाई कह रहे अपन लद्दाख जाएंगे स्प्लेंडर में। आपको पता है स्प्लेंडर छोटा इंजन होता है, क्या वो लद्दाख जैसे टूर के लिए बनी है? क्या नहीं। तो विक्रम भाई जब जाए ना, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई शॉप पे कि भैया मैं जाऊंगा लद्दाख, एक गो में जाऊंगा बिना नॉन स्टॉप रुके, तो मुझे ऐसी बाइक देना जो इस पर्पस को फुलफिल कर दे। मतलब उस बाइक का इंजन हेवी होना चाहिए। आपको तो जो छोटे इंजन वाली बाइक्स होती है ना, वो जैसे आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक डिस्टेंस क्रॉस करोगे ना, उसके बाद ना उनका इंजन सीज हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से। और जो महंगी महंगी बड़ी बड़ी बाइक्स होती है जिनका हेवी हेवी इंजन होता है, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ पे विक्रम भाई को बहुत लंबा टूर करना है और उन्होंने दुकान में जाके पर्टिकुलर एक असेंशियल मेन पर्पस बता दिया कि भैया मुझे बहुत लंबा डिस्टेंस जाना है, मुझे हेवी इंजन वाली बाइक चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मेन पर्पस है, ये कोलेटरल पर्पस है? मेन पर्पस है। तो यहां पे उसका लंबा चलना इज व्हाट, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन, ये भी क्या है? कंडीशन। लेकिन उसने बाइक दी और बाइक जो है लेके चले गए। बाइक कौन सी थी? मान लो बुलेट दी। अब रॉयल एनफील्ड की बुलेट भाई पर्पस यही है भाई, हेवी बाइक है, चली जाती है आराम से बिना किसी दिक्कत के। अब विक्रम भाई लेके निकले और लॉन्ग डिस्टेंस कवर भी कर गए, और आगे जाके ना जब वहां पहुंचे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना उसका इंडिकेटर खराब हो गया। क्या हो गया? इंडिकेटर खराब, या टायर पंचर हो गया, या छोटे मोटे कुछ चीजों में खराबी आ गई। क्या विक्रम भाई का मेन पर्पस बिगड़ा? क्या नहीं सर, मेन पर्पस क्या था? बाइक का इंजन सीज नहीं होना चाहिए, बाइक एक गो में पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। क्या उसने ऐसा करा? यस। तो क्या कंडीशन कंप्लीट हुई? बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा कोई छोटी मोटी चीजें भी तो थी ना, विच इज नॉट मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट वो मेन पर्पस के साथ था, कोलेटरल था। क्या था? कोलेटरल। कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो क्या होगी बेटा? असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी जो होता है वो एक ऐसी स्टिपुलेशन है विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत? डेफिनेशन समझ आए आपको? अगर मेन पर्पस वो है, असेंशियल एलिमेंट है, मेन पर्पस है कि भैया ये होगा तभी लूंगी। जैसे आपने फोन वाला एग्जांपल लिया, वाटर रेजिस्टेंट ना होना चाहिए भाई, तभी मैं लूंगी। अब यहां पे कंडीशन दे दी उसने, और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें भी है, वो क्या हो गई? वारंटी, विच इज नॉट असेंशियल टू द मेन पर्पस बट कोलेटरल टू द मेन पर्पस। समझ आया क्या? कंडीशन वारंटी का मतलब समझ आया? अब बड़े ध्यान से समझो बेटा। अगर मान लो सुधा जी जो है बिल्कुल ऐसे फोन वोन बिल्कुल ऐसे पैकिंग से निकाला और पहली बार में डुबकी मार के स्विमिंग पूल जय गंगा मैया की कूद गई, ऐसे फोन हाथ में लेके, और जैसे एकदम पानी में घुसी ना, एकदम से फोन मस्त से एकदम आग वाग पकड़ा और ब्लास्ट हो गया हाथ में। जब सुधा जी परचेस करने गई थी, सुधा जी ने एक मेन पर्पस बताया था कि फोन कैसा होना चाहिए? वाटर प्रूफ। कैसा होना चाहिए? क्या बेटा उसने कंडीशन को फुलफिल करा? नहीं। सुधा जी मस्त वापस जाएगी, थोड़ा सा हाथ डैमेज होके, मस्त एकदम फोन मुंह पे मारेगी, उसको ये ले, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट करेगी, गुड्स ले, मुंह पे मारा, प्लस हाथ दिखाएगी, देख डैमेज, ला पैसे ला डैमेज के। तो जब भी बेटा कंडीशन का ब्रीच होता है ना, मतलब मेन पर्पस का ब्रीच होगा, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? पूरा रेपुटेट। साथ के साथ अगर उस पर्सन को कोई डैमेज हुआ है तो वो भी उससे क्या करेगा? क्लेम। जैसे विक्रम भाई बुलेट में जा रहे थे, अब मान लो 300-400 किलोमीटर चलने के बाद इंजन सीज हो गया। अब मेन पर्पस क्या था कि भैया पूरा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, इंजन सीज नहीं होना चाहिए, ऐसे बाइक दियो, पहले ही बता रहा हूं। अब कंडीशन का ब्रीच हो गया ना, कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, तो विक्रम भाई अब बाइक तो मुंह पे मार नहीं सकते, चलो बाइक मुंह पे मार दी,
प्लस विक्रम भाई को जो वहां पे रास्ते में जितना भी खर्चा हुआ ना सर, कैसा खर्चा, अरे बाइक वापस लाने का, टोइंग का और कोई डैमेज, वो सारा भी किससे क्लेम करेंगे बेटा, सेलर से। किससे क्लेम करेंगे? कंडीशन के केस में जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होगा बेटा, तब आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, और साथ के साथ अगर कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को भी क्या कर सकते हो, क्लेम। डैमेज को भी क्या कर सकते हो, क्लेम। ऑन दी अदर हैंड कि वारंटी के केस में, वारंटी मतलब भैया आप बाइक लेके जा रहे थे, इंजन ने बिल्कुल साथ दिया, इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई, बस छोटे मोटे इंडिकेटर जो है वो काम करना बंद कर गए, तो आप क्या इंडिकेटर के चक्कर में पूरी बाइक मुंह पे मार दोगे, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर दोगे? नहीं सर, आप क्या बोलोगे, ये जो इंडिकेटर है इसको क्या करके दे दे बेटा, रिपेयर, चेंज करके दे दे, रिपेयर करके दे दे, ठीक बनने दे। तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करोगे या सिर्फ डैमेजेस क्लेम करोगे? सिर्फ डैमेजेस। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके रिसाइन कर सकते हो, और साथ साथ कोई डैमेज हुआ है वो भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो? नेवर। आप सिर्फ क्या क्लेम करोगे बेटा, डैमेजेस। दो पॉइंट मैंने बता दिए, डिफरेंस आता है कंडीशन वारंटी में। सबसे पहला कंडीशन क्या बताया बेटा, एक स्टिपुलेशन है जो कि असेंशियल टू दी मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल टू दी मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन दी अदर हैंड वारंटी की बात करूं, वो भी क्या है, एक स्टिपुलेशन, वो भी क्या है, एक स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू दी मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट को रिपीटेड कर सकते हो क्या, यस। डैमेजेस क्लेम कर सकते हो क्या, यस। दोनों कर सकते हो क्या, यस। लेकिन वारंटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेड हो सकते क्या, सिर्फ क्या क्लेम होगा बेटा, डैमेजेस। क्या क्लेम होगा? अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, बड़े समझ के लेना, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, क्या मैं उसे ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता हूं? सर मतलब बेटा, मतलब ना, जैसे ही सुधा जी जलपरी बनने के लिए पानी में कूदी, तो हमने बताया फोन में इधर चक चक से स्पार्कल हुआ और ब्लास्ट हो गया एकदम से। अब सुधा जी जब वापस गई ना, अब सुधा जी बहुत अच्छी है। अब वैसे तो चाहे सुधा जी साहब फेंक के मुंह पे मारेगी, ये ले तूने मेरे हाथ का नक्शा बिगाड़ा, मैं तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दूंगी, ऐसे मुंह पे फेंक के मार सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेड डैमेजेस क्लेम कर सकती है। लेकिन सुधा जी जब गई ना, तो उन्होंने खुद से बोल दिया, यार भैया कैसा फोन दे दिया यार, मैं तो वीडियो बनाने के लिए पूल में कूदी, एकदम से फोन में आग लग गई, एक काम करो फटाफट से इसे रिपेयर करके ठीक करके दे दो। अब यहां पे सुधा जी चाहती तो कंडीशन के ब्रीच से पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट कर सकती थी ना, लेकिन सुधा जी ने खुद से उस कंडीशन की ब्रीच को क्या ट्रीट कर लिया, वारंटी की ब्रीच। तो सुधा जी ऐसा कर सकती है? अरे कर सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। सेलर तो खुशी खुशी करेगा, कहेगा नया फोन देना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा, इससे अच्छा जब वो खुद ही कह रही रिपेयर करके दे दो तो दे देता हूं। लेकिन क्या अपन वारंटी की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच ट्रीट कर सकता है? सेलर करने ही नहीं देगा। आप कहोगे भैया इंडिकेटर खराब हो गया, मुझे तो नई बाइक चाहिए, मुझे चाहिए। आप रो रहे हो विक्रम भाई जाके, कह रहे इंडिकेटर कैसे खराब हुआ, तो क्या वो आपको नई बाइक दे देगा? नहीं। फिर से बता रहा हूं 3 पॉइंट। कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं वारंटी की बात करूंगा, इट इज द स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2 ने बोला कंडीशन के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप दोनों कर सकते हो। वारंटी के केस में आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम करोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, कंडीशन की ब्रीच को आप वारंटी की ब्रीच ट्रीट कर सकते हो, बट वारंटी की ब्रीच को आप कंडीशन की ब्रीच ट्रीट नहीं कर सकते। क्या आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत बेटा? क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? कंडीशन वारंटी बेटा एकदम क्लियर है, पक्की बात? कैसे लिखे अपन? चलिए इसको नोट करेंगे इतना। बस आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, कंडीशन और वारंटी, उसके बाद मैं ढंग से लिखवाता हूं इसको। ऑनलाइन बेटा आपको कोई दिक्कत बच्चों? इसको भाई थोड़ा ढंग से लिख पाएंगे ना?
वो लिखा क्या? हाँ जी। वो लिखना था ना सर। अभी मैं लिखवा रहा हूँ और अच्छे तरीके से लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर डिफरेंस वैसे वो लिख लिया मैंने। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कंडीशन और वारंटी को डिवाइड करा, अब इसको डिफरेंशिएट करके लिखवा रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन डिफरेंस का भी आ जाता है कि डिफरेंस बताओ कंडीशन और वारंटी में, और थोड़ा आगे पूछ लेगा कुछ भी, 6-7 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े आराम से लिखेंगे। यही 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। जी पता है मेरे को, यही क्वेश्चन आया था भाई, वारंटी, हाँ इस टॉपिक से आया था ना। चलिए कंडीशन में लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 1, it is a stipulation, it is a stipulation which is, it is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract. It is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract. और यहां पे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा, it is a stipulation, it is a stipulation which is collateral, ब्रैकेट में लिख लेना, secondary which is collateral to the main purpose of the contract. It is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. Point number 2, अगर आप कंडीशन की बात करें तो बेटा यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेड भी हो सकता है, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, दोनों कर सकते हो एज द केस में भी। लेकिन वारंटी में आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम करोगे, डैमेजेस। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो? नहीं, तो इसको लिख लेते हैं, अग्रीव पार्टी कैन repeat the contract, repudiate करने का जो टेक्निकल वर्ड अगर मैं बताऊं तो वो रिफ्यूज करेगा, वो ये ट्रीट करेगा, भैया कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था, आप अपना सामान वापस लीजिए और मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। तो अग्रीव पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस और both और क्लेम डैमेजेस और बोथ अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ। लेकिन अगर मैं सेकेंड पॉइंट बताऊं वारंटी का, तो बेटा आप लिखेंगे अग्रीव पार्टी कैन क्लेम only damages in case of party can claim only damages in case of breach of warranty. और लास्ट पॉइंट नंबर 3, a breach of condition, a breach of condition may be treated as breach of warranty. देखना यहां पे वर्ड क्या यूज किया है, मे बी। हमेशा नहीं कि कंडीशन की ब्रीच पे आप वारंटी ही ट्रीट करोगे, मे बी। और ये मे बी का मतलब पता क्या है, ये 3 केसेस है। और लास्ट अटेम्प्ट में इसी से क्वेश्चन आया था कि कब कब
अपन कंडीशन को, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करें। इनमें से मैंने एक केस पता है आपको कब बता दिया, जब खुदा जी कह रहे, खुदा जी, जब सुधा जी जो है ना अपनी, वो खुद से जाके क्या बोल दे कि भैया कैसा मोबाइल दिया है, चलो मुंह पे नहीं मार रही, जल्दी से रिपेयर करके दो अपने को। अब यहाँ पे भैया जो बायर है उसने खुद अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, मतलब खुद से उसने बोला क्या कि यार कंडीशन की ब्रीच नहीं मान रही, एक काम का रिपेयर करके फटफट से दे दे। तो एक केस मैंने बता दिया, वारंटी ट्रीट कर ली मतलब। तो यहाँ पे अब ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अब वो कौन से केसेस है बेटा, इसे स्टार बना के लिखेंगे, बाद में अपन देखेंगे आराम से। और थर्ड पॉइंट यहां पे लिखेंगे, हाँ जी। तो भाई वारंटी ट्रीट कर दी ना, तो वारंटी में डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हैं ना। अब ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी treated as breach of condition. Breach of warranty cannot be treated as breach of warranty. Sorry, breach of, अरे यार क्या हो रहा है बेटा, एक तो तुम ना क्या, तुम देख रहे हो तुम्हारे असर हो रहे हैं मेरे को। अच्छा बोला कंडीशन लिखा हुआ है, तुम कह रहे हो वारंटी लिखो सर। ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, कैसी बात है। सारे सब बेटा कुछ पदार्थ ले रहे हो रात को, चलिए। अरे बस सीक्रेट, चलिए। अब अपन एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कंडीशन वारंटी। बेटा सबसे पहला कंडीशन की बात करूं, कंडीशन की बात करूं बेटा, असेंशियल है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी जो है वो क्या है, कोलेटरल है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन के केस में अपन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और दोनों कर सकते हैं। बट वारंटी के केस में सिर्फ क्या होगा, डैमेजेस। सिर्फ क्या होगा, क्या अपन रेपुडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं। सर ब्रीच ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी इज नॉट इक्वल टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। 3 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत, कंडीशन वारंटी एकदम क्लियर है। चलो अगली हेडिंग लिखेंगे बेटा, अगली हेडिंग आप मेरे साथ बनाएंगे और लाइन के सेंटर में ना, लाइन के एकदम सेंटर में आप हेडिंग डालना कंडीशन। ये देखो कुछ हो रहा है, कुछ फेस्ट चल रहे हैं भाई। कंडीशन एंड वारंटी को आप 2 पार्ट में बेटा डिवाइड करेंगे। भाई ताल से ताल मिला रही है वो, तुझे क्या दिक्कत हो रही है। बेटा कंडीशन एंड वारंटी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करना। एक साइड लिखेंगे बेटा एक्सप्रेस और एक साइड लिखेंगे बेटा इंप्लाइड। बेटा इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। मेरा दिल कह रहा है, दिल की बातों में आओ, ऐसे टाइम पे दिल की बातों में आया करो। तुम किसी और केस में मत आया करो, बट ऐसे टाइम पे आया करो। मेरा दिल कह रहा है बेटा इस बार ना, ये जो टॉपिक है ना इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड वाला, इससे और एक केवी टेम्पटर, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। 4 से 6 नंबर। ये दिल गलत भी हो जाता है कभी कभार, बट तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि कुछ ऐसे बोलो मेरे को, तो चुपचाप पढ़ लेना। वारंटी कंडीशन एंड वारंटी बेटा 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है क्या, इंप्लाइड। मतलब सर एक्सप्रेस की बात करूंगा तो एक्सप्रेस में भी 2 होती है, एक्सप्रेस कंडीशन
एक्सप्रेस वारंटी। और अगर मैं इंप्लाइड की बात करूंगा बेटा, इंप्लाइड को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करो, इंप्लाइड कंडीशंस एंड इंप्लाइड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी दो टाइप में डिवाइड करी, एक्सप्रेस इंप्लाइड, मतलब एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी, और दूसरी है इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी। बड़े आराम से सुनना बेटा। सुधा जी जो है जब फोन परचेज करने गई थी तो उन्होंने सेलर को ना एक कंडीशन बताई थी, यस और नो? यस सर, उन्होंने एक कंडीशन बताई थी ना, मतलब एक ऐसा चीज बताई थी विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सुधा जी ने बोला था भैया मेरे को जो है अंडर वाटर स्विमिंग करनी है, उसके लिए मुझे एक ऐसा फोन चाहिए जो वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो भैया ने फोन पकड़ा दिया। अब यहां पे जो सुधा जी ने कंडीशन बताई है ये एक्सप्रेस होके बताई है, इंप्लाइड वे में बताई है? बेटा एक्सप्रेस इंप्लाइड पता है ना, एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स की फॉर्म में बना दिया भाई। कॉन्ट्रैक्ट लिखते टाइम आपने बता दिया कि भैया मुझे, मेरी कंडीशन है कि मुझे ये मेन चीज तो चाहिए ही चाहिए, अगर ये होगी तभी मैं परचेज करूंगी, अदरवाइज नहीं। और ये चीज नहीं हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती हूँ, डैमेजेस को क्लेम कर सकती हूँ, दोनों कर सकती हूँ। एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी मतलब ये जो ये वाला पोर्शन है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक्सप्रेस वाला, एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मतलब सर जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो उस टाइम पे जो आपने एक्सप्रेसली सेलर के साथ डिस्कस करके बता दिया वो एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी बन जाएगी। सर मतलब अरे सुधा जी जब गई वहां पे उन्होंने एक्सप्रेसली कंडीशन दी थी कि भैया मुझे फोन कैसा भी चाहिए, कुछ भी हो उसमें, पानी में चले ना चले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, मतलब मुझे मस्त, मैंने मुंह भी नहीं धोया ना फिर भी ऐसे चमका दे मस्त एकदम। समझ लो क्या? अब यहां पे ये पर्टिकुलर चीज जो सुधा जी ने बता दी वो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या बन गई? कंडीशन। क्या बन गई? कंडीशन। मतलब जो एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी है ना ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, अरे कुछ भी हो सकता है, एज पर टू पर्सन डिपेंड करेगा। भैया मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एक्सप्रेसली कंडीशन दे दूं तो वो बन जाएगा कंडीशन। मतलब ये एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस वारंटी वाला जो साइड है ये अनलिमिटेड है, इसमें कुछ भी आ सकता है और इसीलिए अपने को पढ़ना नहीं है। सर एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस वारंटी क्या होती है कि भैया जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर ने एक्सप्रेसली बता दी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, वो क्या बन जाएगी? एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी। बड़ा कहते हैं इंप्लाइड क्या होते हैं? इंप्लाइड होते हैं विच आर नॉट एक्सप्रेस। मतलब इंप्लाइड जो है ना वो बायर ने भले ही बोला हो या ना बोला हो, लॉ ने ये बोला हुआ है, लॉ ने कि भैया ये कंडीशन और ये वारंटी तो होगी ही होगी। तो मेन अपने को एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अपने को जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी बताओ, या फिर कोई केस स्टडी बनेगी, किस तरीके से बनेगी अपन देखेंगे। बट मैंने आपको बता दिया कंडीशन कितने टाइप की होती है बेटा? दो। वारंटी भी कितने टाइप की होती है बेटा? दो। कंडीशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, वारंटी भी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। जो एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो भाई अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर ने जो एक्सप्रेसली वर्ड्स की फॉर्म में ओरल और रिटर्न बता दिया वो कंडीशन बन जाएगी या वो वारंटी बन जाएगी। लेकिन जो इंप्लाइड है वो लॉ कह रहा है भैया बायर ने बोला हो या ना बोला हो ये कंडीशन तो होगी ही होगी, ये कंडीशन तो होगी या वारंटी जो भी है, कोई दिक्कत तो हाँ जी। अगर एक्सप्रेसली बता दिया और इंप्लाइड में उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो अपन एक्सप्रेस वाले को मानेंगे। किसका भाई? मतलब जो वो बोलेगा फिर तो कंडीशन ही बनेगी ना। नहीं एक्सप्रेस वारंटी नहीं। अगर भाई जैसे मैं समझ के लेना, एक्सप्रेस वारंटी एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी तो कुछ भी बन सकती है ना। एक्सप्रेस वारंटी क्या हो गई भाई? जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो इस टाइम पे यहां पे सुधा जी ने मेन पर्पस क्या बता दिया था? कैमरा, कि भैया कैमरा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये एक्सप्रेस कंडीशन बन गई। इसके अलावा क्या फोन चार्ज नहीं होना चाहिए? तो सर वो तो इंप्लाइड कैसे हो गया भाई?
नहीं नहीं नहीं, इम्प्लाइड बेटा नहीं, समझो समझो, एक्सप्रेस वे में ना आप कंडीशन तो जो आपने बता दी वो मेन पर्पस हो गया, बट एक्सप्रेसली उसने क्या बोला, आप जब किसी को पर्पस बताते हो ना कि भैया बैटरी लाइफ ठीक हो, आप जब फोन का, जैसे आप फोन परचेज करने जाते हो आप क्या बोलते हो, वो भैया बोलेगा सबसे पहले भैया अपना पर्पस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सुधा जी बोलेगी भैया बैटरी ठीक हो, भैया चार्जिंग ठीक ठाक टाइम पे हो जाए, भैया ये सॉफ्टवेयर ठीक हो, परफॉर्मेंस ठीक हो, बस मेन जो है वो कैमरा हो। अब यहां पे एक्सप्रेसली जो बोल दिया ना मेन जो है वो कैमरा हो, मतलब ये एक्सप्रेस कंडीशन हो गई। इसके अलावा जो बताया बैटरी ठीक हो, चार्ज ठीक ठाक टाइम पे हो जाए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो, ये सारी क्या हो गई एक्सप्रेस। वारंटी मतलब सुधा जी ऐसे नहीं बोल रही कि कैमरा सही होना चाहिए तो बस कैमरा अच्छा दे देना, अरे कैमरा अच्छा चाहिए होता तो कैमरा ही ले लेती ना, बाकी फंक्शन भी तो ठीक ठाक होने चाहिए। तो वो जो ठीक ठाक करके बता दिया वो एक्सप्रेस वे में वारंटी बन गई कि अगर उनमें से किसी चीज में पर्टिकुलर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो सुधा जी रिपेयर करवा लेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट नहीं करेगी। लेकिन अगर कैमरा ही बेकार हुआ तो सुधा जी के पास अथॉरिटी है, वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रेपुटेट। तो एक्सप्रेस इज व्हाट, जो आपने ओरली रिटर्न फॉर्म में वर्ड्स में बता दिया कि ये कंडीशन तो मुझे चाहिए चाहिए, इसके अलावा ये वारंटीज भी होनी चाहिए, ये कोलेटरल चीजें भी होनी चाहिए। इंप्लाइड जो है वो चाहे बायर या सेलर ने कुछ बोला हो ना बोला हो, ये कंडीशन और ये वारंटी प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है। क्या है, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, कि कभी भी सेल होगी या परचेज होगी उसमें होना ही होना चाहिए। समझे क्या, तो क्लास एंड होने वाली बायर सिर्फ नहीं नहीं वारंटी का बोल सकता है, तो फिर एम्प्लॉयड वे में हो गई ना फिर वो। बाकी उसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं करते, वो इम्प्लाइड वारंटी हो गई। एक सेकंड भाई, जतिन भाई कह रहे कि अगर उसने कैमरे का बता दिया मेन और उसके रिगार्डिंग बाकी चीजें कुछ बोली नहीं, बेटा देखो अभी पता क्या है, इंप्लाइड जो वारंटी है ना वो कुछ लिमिटेड होती है। मतलब जनरली जब आप परचेज करने जाओगे ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती कि आप और किसी के बारे में डिस्कस ही ना करो। जनरली वो आपसे एक ओवरव्यू तो लेगा ना, मेन पर्पस के अलावा वो आपसे ओवरव्यू भी लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ बताया नहीं तो बाकी सारी इंप्लाइड वारंटीज हो गई। इंप्लाइड वारंटी सिर्फ और सिर्फ 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4। अगर ये चारों चीजों में प्रॉब्लम आएगी तभी आप इंप्लाइड वे में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब वो वारंटी क्या क्या है वो हमें पढ़ना है अभी, तो अभी बस मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। अभी इसमें हमें बहुत ज्यादा अंदर तक जाना है, डिटेल में स्टडी करना है एक टॉपिक को, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं इंप्लाइड वारंटीज के रिगार्डिंग सिर्फ 4 प्रोविजन है। इन 4 चीज के बारे में अगर एक्सप्रेस नहीं है तो लॉ ने माना कि ये प्रेजेंट होगी होगी। उसके अलावा या तो आप बात करो, अगर बात नहीं करी तो लॉ कह रहे हैं हम उसके बारे में नहीं जानते भाई। सर बायर को करो, वो ही सेग्रीगेट बायर को बताना पड़ेगा। जब आप केवी टेम्पटर पढ़ोगे आपको और चीज अच्छे से समझ आएगी, भैया ये बायर की ड्यूटी होती है कि जब कोई भी काम करेगा ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीजें चेक करे। पढ़ेंगे अभी हम आगे, डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर करके आएगा, तो आप इसमें भी ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। बस मैं इतना बता रहा हूं आपको, कंडीशन वारंटी 2 टाइप की होगी, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी क्या है, जो वर्ड्स की फॉर्म में ओरल और रिटर्न बायर ने बता दी। अगर वर्ड्स की फॉर्म में ओरल रिटर्न नहीं बताई तो वो इंप्लाइड है। इंप्लाइड जो है वो प्रिज्यूम बाय लॉ है, मतलब लॉ ने पहले से कुछ केसेस दे दिए, 7 केसेस कंडीशन में, 4 केसेस वारंटी में, कि इन केसेस में ऑल्दो कोई डिस्कशन नहीं हुआ बट हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि कंडीशन बनेगी और वारंटी बनेगी, और सारे केसेस में जो भी एक्शंस अवेलेबल है वो सारे बायर के पास होंगे। कोई दिक्कत, चलिए तो यहां तक आपने नोट करा, इसको डिवीजन, इसका डिवीजन कर लिया बेटा आपने। हाँ एक्सप्रेस वाले में क्या ऐसे लिख लो, चलो एक्सप्रेस वाले में अगर आपको लिखना है थोड़ा सा तो आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा एक लाइन लिख लो, एक्सप्रेस वाले में लिख लो। ये क्या होती है बेटा, विच आर अग्रीड अपॉन बिटवीन दी parties, which are agreed upon between the parties at the time of contract, which are agreed upon between the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract and are expressly provided
इन द कॉन्ट्रैक्ट। और इंप्लाइड वाली साइड में अगर मैं आपकी बात करूं, इंप्लाइड वाली साइड में आप लिख सकते हो which are presumed by law, which are presumed by law to be present in the contract, to be present in the contract, full stop। और अगली लाइन में लिखना an implied condition, and implied condition may be neglected by an express agreement। ये बात आप पहले से जानते हो बेटा, जैसे मैंने आपको डिलीवरी में भी बताया था ना, जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी होती है वो जनरली क्या होती है, डिलीवरेबल स्टेट तक का सेलर का, उसके बाद पोजीशन लेने तक का बायर का। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली बता दिया है, वो तो इंप्लाइड में था ना, लॉ बता रहा है, एक्सप्रेसली बता दिया कि पूरा डिलीवरी एक्सपेंस सेलर का है, तो क्या ये जनरल रूल फॉलो करोगे आप? नहीं, तब तो सिर्फ सेलर को देना ना, चाहे डिलीवरेबल स्टेट हो या उससे आगे का एक्सपेंस हो। तो यहां पे भी वही बात कह रहा है, देखो इंप्लाइड कौन सी है, कह रहा है इंप्लाइड वो है विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है भैया बायर ने बोला हो ना बोला हो, अबे भाई फोन से कॉलिंग होनी चाहिए ना। अब बायर आके ऐसे थोड़ी बोलेगा कि भैया कॉलिंग होती है ना इस फोन से, अरे बोले ना बोले, फोन का पर्पस क्या, कॉलिंग करना ना, कॉलिंग होनी चाहिए। ये क्या है, इंप्लाइड वे में कंडीशन बन गई कि कॉल नहीं हो रही तो क्या वो फोन किसी काम का नहीं। आप रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो, आप ये पूछोगे भैया ठंडा करता है ना पानी, भैया मस्त एकदम गर्मी आ रही, ऐसे पूछोगे क्या? नहीं, अरे भैया इंप्लाइड है कि भैया जो जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए वो बनाए वो तो करेगा ही करेगा ना, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एक्सप्रेसली है कि भैया फोन जो है ना, उसने बता दिया ऐसा फोन चाहिए मेरी मर्जी जिससे कॉल ही ना हो, एक्सप्रेसली बता रहा हूं भैया सिम नहीं होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए बस। अब क्या वो इंप्लाइड वाली बात की फोन है तो कॉल होगी होगी, क्या वो लागू होगी? या जो मैंने एक्सप्रेसली बता दिया मेरे लिए ऐसा फोन बनाओ जिसमें कॉल ना हो, जो एक्सप्रेसली बता दिया वो ओवरकम कर देगा भाई उसे। तो लास्ट वाली बात बस इतना बोल रही है कि अगर आपकी कोई इंप्लाइड कंडीशन है ना, उसे आप निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा एग्रीमेंट में। समझे क्या? कोई दिक्कत? तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने आपके साथ क्या डील कर लिया, मैंने आपको कंडीशन और वारंटी का मतलब बताया। मैंने सबसे पहले बताया कंडीशन जो है और वारंटी जो है दोनों तो एक तरह की स्टिपुलेशन है, एक तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कंडीशन होती है। अगर स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वारंटी होती है। इन केस ऑफ कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हो, आप डैमेजेस को क्लेम भी कर सकते हो, और आप दोनों कर सकते हो एज द केस में भी, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो। लेकिन अगर केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी है तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ वारंटी, और वो किन किन केसेस में होगा वो मुझे आपके साथ डील करवाना है। लेकिन जो ब्रीच ऑफ वारंटी है क्या वो ब्रीच ऑफ कंडीशन की इक्वल होता है? नहीं। फिर मैं आगे बढ़ के गया और मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन और वारंटी है वो दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब कंडीशन भी एक्सप्रेस कंडीशन होगी और वारंटी में एक्सप्रेस वारंटी, इंप्लाइड में इंप्लाइड वारंटी, इंप्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस वाली जो होती है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर और सेलर मिलके वर्ड्स की फॉर्म में ओरल और रिटन एक्सप्रेस कर देते हैं। जो इंप्लाइड वाली है वो प्रिज्यूम्ड बाय लॉ होती है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगी, चाहे बायर और सेलर ने डिसाइड करा हो या ना करा हो, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है। लेकिन अगर आप किसी इंप्लाइड कंडीशन को निग्लेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्रेस तरीके से एग्रीमेंट में वो चीज लिखनी पड़ेगी रिटन फॉर्म में। कोई दिक्कत बेटा? किसी को कोई दिक्कत बेटा? एकदम क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, और आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे बेटा। देखो मैंने बताया ना एक्सप्रेस वाली अपने को पढ़नी नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस तो भाई क्या है, जो बोल दिया वो हो गया। अपने को मेन ध्यान क्या करना है, जो लॉ ने बताई है, विच इज व्हाट, इंप्लाइड। तो इंप्लाइड कंडीशन की बात करूं 7 पॉइंट्स है, इंप्लाइड वारंटी की बात करूं 4 पॉइंट्स है, और क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स का डायरेक्टली भी आ सकता है कि भैया इंप्लाइड कंडीशन बता दो, और कभी कभार केस स्टडी फॉर्म में भी आए। तो जब अपन टेस्ट वगैरह देखेंगे तो देखेंगे उसमें कैसा चलेगा। और आपके टेस्ट से याद है, आपके टेस्ट थोड़े से चेक हो गए, थोड़े से बच रहे,
तो वो शायद इस वीक के एंड तक चेक होकर पूरा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे इम्प्लाइड कंडीशन। मतलब जब मैं वो टेस्ट चेक कर रहा था ना बेटा, तब मैं इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था। तुम्हें पता है क्यों इतना खुश हो रहा था? मैंने कहा चलो पैसे बच गए। मतलब मैंने आंखों से आंसू आ रहा था मैं चेक करते करते कि ये वही बच्चे जिन्हें मैंने पढ़ा है, ये वही होनहार है। दिल खुश कर दिया बेटा तुम। क्या कहना सर, ऐसे ही करते रहेंगे हम आपके साथ दिल को? है ले लो क्या पैसे? अरे हाँ बेटा, इतना मारूंगा ना तुम्हें। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन का आप सबको मतलब पता है? इम्प्लाइड कंडीशन मतलब ये कंडीशन है। पहली बात तो ये क्या है बेटा? कंडीशन। कंडीशन मतलब असेंशियल टू दी मेन पर्पस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये चीज का ब्रीच हुआ तो भाई रेपुटेट भी हो जाएगा, डैमेज भी क्लेम होंगे और दोनों भी हो सकता है। लेकिन क्या ये कंडीशन एक्सप्रेस फॉर्म में बताई थी? नहीं। ये कहीं बायर ने बोली नहीं थी कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा, रेपुटेट कर दूंगा, डैमेज क्लेम। ये ऐसी जितनी भी कंडीशन मैं यहां पे लिखवाऊंगा ना, ये कोई भी बायर ने एक्सप्रेस वे में बताई नहीं है। बट लॉ कह रहा है जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाओगे, ये इंप्लाइड है कि ये कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगी? प्रेजेंट, चाहे एक्सप्रेस फॉर्म में बोला हो या ना बोला हो। और वो कौन कौन सी कंडीशन है? तो आप मेरे साथ कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे बेटा, कंडीशन एज टू टाइटल। सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे बेटा, कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल बड़े ध्यान से समझेंगे। कुछ नहीं है, आप सबको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। आपको पता है ये टाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी, टाइटल, इन सब का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है बेटा? ओनरशिप। और यहां पे जो कंडीशन है, कंडीशन किससे रिलेटेड है? टाइटल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? टाइटल से। बेटा आप सबको पता है जो सेल का केस होता है ना, सेल का केस, सेल के केस में सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है कब? इमीडिएटली। सेल के केस में, अरे सेल एग्रीमेंट टू सेल पढ़ाया था क्या? अरे पढ़ाया था क्या? तो सेल के केस में सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है? इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल में ऑन अ फ्यूचर डेट। हायर परचेज में आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और बेलमेंट के केस में बोल मत देना, होती है मारूंगा। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आके ना, अरे आके ना बेटा, पहले वहां से हटो थोड़ा, ऐसा मस्त नींद आएगी ना पहले। थोड़ी देर बाद लॉ चल रही है क्लास, नींद अच्छी आती है इसमें, समझ के लेना। अब बड़ी कंडीशन एज टू टाइटल पता क्या बोलता है? जो आपको ऑलरेडी पता है, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होगी ऑन अ फ्यूचर डेट। लेकिन अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, आपको ऑलरेडी पता है सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब सेलर जो बेच रहा है ना वो चोरी करके लाया गुड्स। मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो मिस्टर एक्स की कार स्टोल करते। ये जो है गाड़ी की क्या है बेटा? एक्चुअल ओनर क्या है? और यहां पे ये ओनर बनने का प्रिटेंड कर रहा है। ओनर बनने का कर रहा है प्रिटेंड, बट क्या ये एक्चुअल ओनर है? नहीं सर, क्योंकि इनका जो टाइटल है वो कैसा है? डिफेक्टिव। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर ओनर का टाइटल, सॉरी सेलर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है और मिस्टर ए आगे गाड़ी सोल्ड कर देता है मिस्टर बी को। किसको सोल्ड करते हैं? मिस्टर, यहां पे इन्होंने बना दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो बेटा बी को एक गुड टाइटल रिसीव होगा, यस और नो? नो। ऑल्दो इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो इसी चैप्टर में हमें पढ़ने हैं कि कई बार एक नॉन ओनर सेल करता है और एक गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, ये एक्सेप्शन है। बट जनरल रूल में अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर के पास एक गुड टाइटल आएगा? नहीं, उसके पास भी कैसे टाइटल आएगा? डिफेक्टिव। इसके एक्सेप्शन है, बट अभी मैं एक्सेप्शन को अवॉइड कर रहा हूं, जनरल रूल को फॉलो कर रहा हूं कि अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर जो है वो ओनर नहीं बनेगा। और अगर बायर ओनर नहीं बना तो एक्चुअल ओनर इससे गुड्स को बेटा क्या ले लेगा?
गुड्स क्या ले लेगा, रिटर्न कर लेगा, हाँ या ना। अब बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, कंडीशन बड़ी सिंपल सी है, अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, सेलर का टाइटल क्या है, तो जो बायर है उसके पास गुड टाइटल गया नहीं, अब गुड टाइटल नहीं गया तो एक्चुअल ओनर उससे अपने गुड्स का टाइटल छीन लेगा, छीन लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे जो पहली कंडीशन है ना, कंडीशन एज टू टाइटल, वो ब्रीच हो गई। भैया बायर कहेगा कि जो मैं आपसे गुड ले रहा हूं, भले ही मैंने, अब आप जाके पूछोगे क्या दुकान में, भैया जो एसी आप बेच रहे हो इसके ओनर आप ही हो क्या, हर जगह ऐसे पूछोगे, अरे पूछो या ना पूछो, ये ड्यूटी है, इंप्लाइड वे में है कि भैया आप ट्रू ओनर हो तभी तो आप बेच रहे होंगे ना। तो सेलर बायर पूछेगा थोड़ी जाके, बायर गया लेकर आ गया। अब यहां पे अगर इसका जो ट्रू ओनर है वो गुड्स को रिटर्न लेके चला गया, बायर बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या करेगा, रेप्यूटेट, भूल जाएगा, कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मैंने गुड्स आपको वापस दे दिए, जो मैंने आपको पैसे दिए वो मुझे क्या करो वापस। साथ के साथ जो जो ये जो लेकर गया ना गुड्स, इसके चक्कर में एक हफ्ता मुझे जो ऑफिस है वो ऑटो रिक्शा से जाना पड़ा, उस ऑटो रिक्शा में मेरे 2000 रुपए खर्च हुए हफ्ते के, वो 2000 रुपए भी आप किससे लोगे, सेलर से, जिसका टाइटल कैसा था, डिफेक्टिव। तो भले ही अब यहां पे सेलर बोल रहा है आपने पूछा थोड़ी था, एक्सप्रेस थोड़ी करा था कि जो गुड्स मैं बेचूंगा वो मेरे ही होने चाहिए, आप पूछ लेते पहले। तो भैया लॉ कह रही है ये बोलने वाली बात नहीं है, ये प्रिज्यूम्ड है कि सेलर के पास जो गुड है उसका टाइटल भी किसके पास होना चाहिए, सेलर। अगर सेलर के पास गुड है, उसका टाइटल डिफेक्टिव निकला और बायर तो फिर ऑब्वियसली कुछ लॉस सफर करेगा, जो गुड है वो भी रिटर्न कर दिए और उसको कोई डैमेज भी हुआ, तो वो सारा का सारा डैमेज, सारा का सारा रीसाइन कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यहां पे क्या हुई है बेटा, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ, और कंडीशन क्या, कंडीशन एज टू टाइटल, कि भैया सेलर जो गुड आप बेच रहे हो ये गुड डीम्ड है कि आपके ही होने चाहिए, मैं पूछूं या ना पूछूं, ये डीम्ड है, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, इंप्लाइड कंडीशन है, कोई दिक्कत, नोट करेंगे इसे। सर एक हाँ जी मिस्टर बी मिस्टर सी को भेज देगा, तो वो मिस्टर, सर मतलब एक और तीसरे पर्सन को भेज एक और देगा, सेल, हाँ तो उस पे भी गुड टाइटल नहीं जाएगा। जा ही नहीं सकता इसके, अगर यहां बी सी को भेजे, सी डी को भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास डिफेक्टिव टाइटल है तो तू जितना भी उसे पास कर ले, हर पर्सन के पास टाइटल कैसे जाएगा, डिफेक्टिव। बट इसके एक्सेप्शन है अवेलेबल, वो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक पे, बट अभी के लिए बस इतना समझ, डिफेक्टिव जाएगा और जो एक्चुअल ओनर है वो कभी भी गुड्स रिटर्न ले लेगा, लेकिन उस केस में जो लॉस होगा, जो जिसने इसको दिया है वो भाग गया, तो फिर वो डैमेजेस किससे क्लेम करेगा। यार ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो गया। सर मिलता अब ही नहीं है। हाँ, अब जो बी मिस्टर बी है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो भाग गया मिस्टर बी, किसे ढूंढेगा, बट यहाँ पे थोड़ा हम अज्यूम करें कि थोड़ा थियोरेटिकल लाइफ में अच्छे बंदे देखिए भागते नहीं ऐसे, वो वहीं रहेगा अपनी जगह पे, वेट करेगा, अब आएगा अब आएगा, अभी मुझे मानने आएगा। हाँ जी मोहित भाई बोलो। देखो सर एग्जांपल बता दो ये वाला। भाई एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, ए के पास एक कार है, उस कार का वो ओनर नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो ओनर है, एक्चुअल में वो मिस्टर एक्स की कार है जो एक्चुअल ओनर है, और उन्होंने उससे गाड़ी चुराई है। मतलब सर जो ए है वो उसका ओनर तो है, लेकिन उसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, वो ट्रू ओनर नहीं है, उसने चोरी करी है गाड़ी, और आगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना के वो गाड़ी बी को बेच देता है। तो ऑब्वियसली बात है सर, अगर इसका टाइटल डिफेक्टिव है तो क्या इसके पास गुड टाइटल जाएगा, आंसर इज नो, इसके पास गुड टाइटल नहीं जाएगा, बी भी जो है उसके पास डिफेक्टिव जाएगा, क्योंकि डिफेक्ट जो एक्चुअल ओनर है, जैसे उसे पता लगा मेरी गाड़ी बी के पास है, वो गुड्स को रिटर्न ले लेगा इससे। अब इस केस में बी को जो भी लॉस हुआ, जो भी डैमेज हुआ, तो वो किससे क्लेम करेगा, ए से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एज टू टाइटल की ब्रीच हुई है। कंडीशन एज टू टाइटल कहता है कि अगर सेलर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव निकला है, तो भैया बायर जो है वो ट्रू ओनर को गुड्स दे देगा, लेकिन उसको जो भी लॉस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत हुई होगी, वो सारी की सारी क्लेम करेगा, वो किससे, जो मिस्टर ए है उससे। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी बेटा, कंडीशन एज टू टाइटल, पहली कंडीशन समझ आ गई इंप्लाइड वे में कि भैया सेलर आप जो गुड्स बेच रहे हो, चाहे एक्सप्रेस बोले या ना बोले, उस गुड्स के ओनर आप होने चाहिए। अगर आप ओनर नहीं है, आपका टाइटल डिफेक्टिव है और बायर को कोई भी लॉस हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेट भी कर सकता है और उस लॉस को आपसे कंपनसेट भी कर सकता है। तो पहली कंडीशन एज टू टाइटल, और इसमें आप लिखेंगे इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर 1, in case of sale, comma, seller has
right to sell the goods. In case of sale, seller has a right to sell the goods. Point number 2, in case of agreement to sell, comma, buyer will have. बेटा एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर के पास राइट होता है सेल करने का? नहीं होता है, बट कब? जब वो खुद ओनर बन जाएगा उसके बाद. इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बायर विल हैव right to sell, buyer will have right to sell the goods at the time when the property is to pass. बेटा पहले आपको जनरल बात बता रहा है. सेल के केस में सेलर भाई क्योंकि अभी ओनर है वो बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा. एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर बेच सकता है लेकिन बायर तब तक आगे बेच नहीं सकता जब तक उसके पास खुद ओनरशिप नहीं आती. लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाएगी? जब जो सेलर है उसका टाइटल कैसा निकल जाए? डिफेक्टिव. तो क्या बायर के पास गुड टाइटल आएगा? नहीं. और उससे कोई भी बायर को लॉस हुआ तो पहली कंडीशन की ब्रीच हुई है और उससे कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी कर सकता है, डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है. तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे भाई बायर जो है वो सेल कर सकता है गुड्स को, लेकिन कब करेगा? एग्रीमेंट टू सेल में तो उसे बाद में ओनरशिप मिलेगी ना. तो जब उसको ओनरशिप मिल जाएगी उसके बाद वो सेल कर सकता है, उससे पहले नहीं. सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास. जब उसको प्रॉपर्टी पास हो जाएगी मतलब जब उसको ओनरशिप मिल जाएगी उसके बाद सेल कर सकता है. और लास्ट पॉइंट लिख लो, इफ सेलर टाइटल turn out to be defective, if seller's title turn out to be defective, comma, buyer must return the goods. Buyer must return the goods to the true owner and recover the price or damages or both from the seller. कोई दिक्कत? इंप्लाइड कंडीशंस मैं बता रहा हूं. पहली कंडीशन एज टू टाइटल मैंने बता दी. बड़ी सिंपल सी बात करिए कि भैया ये बोला हो या ना बोला हो, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है कि जो गुड सेलर बेच रहा है उसका ओनर कौन होना चाहिए? सेलर. अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव निकला और उस डिफेक्टिव टाइटल से बायर को कोई भी लॉस हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो बायर तो ट्रू ओनर को गुड्स रिटर्न कर देगा और प्राइस, डैमेजेस और दोनों के लिए किससे रिकवर करेगा? सेलर से. ये इंप्लाइड कंडीशन है. हाँ जी संजय भाई. हाँ, अगर इन केस एक्चुअली ओनर को गुड्स में कोई डैमेज हुआ, जैसे कुछ गुड्स में थोड़ा सा, हाँ वो तो भाई ऑब्वियसली ये जो चोरी का केस है ये तो किसी एक्ट में फॉरबिडन बाय लॉ है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंस तो लगेंगे. बट यहाँ पे अपन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इस पर्टिकुलर मिस्टर बी का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ चोरी की बात नहीं करेंगे. एक्स और ए के बीच में क्या होगा? एक्स और ए के बीच में तो भी बहुत कुछ होगा, पर साथ बरसात बैठेंगे आपस में. मिस्टर बी तो गुड फेथ में है. मैंने कब बोला? अभी कुछ बोला नहीं मैंने, अभी फेथ डिसाइड नहीं करा, क्योंकि गुड फेथ में होगा भाई तो एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है ना, तो अभी एक्सेप्शन पे नहीं चलते, नॉर्मल केस. बेटा किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट पॉइंट में? आप सेकंड पॉइंट बनाओ जल्दी से. सेकंड पॉइंट बनाएंगे जल्दी से. सेल बाय डिस्क्रिप्शन. पहला पॉइंट है बेटा,
सेल बाय डिस्क्रिप्शन। और इसी के साथ साथ ना आप इसी के साथ साथ 3 लाइन छोड़ के, 3 से 4 लाइन छोड़ के थर्ड पॉइंट बनाएंगे, सेल बाय सैंपल। सेकेंड पॉइंट सेल बाय डिस्क्रिप्शन, थर्ड पॉइंट सेल बाय सैंपल। और अब 4 से 5 लाइन फिर से छोड़ के सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। अभी कुछ सोचना नहीं है बेटा, आप आराम से, बिल्कुल आराम से, इंप्लाइड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एज टू टाइटल बिल्कुल थोड़ी हटके है। उसके बाद मैंने आपको 3 लगातार बता दी इंप्लाइड कंडीशन। पहली सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेकंड सेल बाय सैंपल, और थर्ड सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। अब कुछ नोट मत करो, आराम से पेन रखो और 2 मिनट मेरी बात सुनो, 2 मिनट आराम से बात सुनो बेटा। मान लीजिए मैं नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। मान लीजिए जतिन भाई ऑफेंड तो नहीं होगे ना? हो भी गए तो कुछ कर लेगा। जतिन भाई जो है ना, वो एकदम मस्त ना गांजे में डील करता है। गांजा समझते हो तुम? गांजा नहीं पता तुम्हें? बेटा ऐसे ना, एक ऐसे जड़ी बूटी सी होती है, मस्त हेल्दी, बहुत हेल्दी, मतलब ऐसे उसको जैसे आप, अरे तो इनको भी तो नॉलेज मिलनी चाहिए ना भाई। ऐसे मस्त एकदम, देखो अश्वगंधा कह रहे हैं, ऐसे मस्त एकदम पुड़िया सी होती है बेटा। और जैसे आप उसे कंज्यूम करते हो ना, तो मतलब आप स्वर्ग पहुंच जाते हो सीधा। धरती में रहते थे तो स्वर्ग। अब समझ के लो, जो गांजे का डीलर है ना भाई, कौन भाई? डीलर बोल दिया मैंने, जतिन भाई ने डीलर। जो गांजे का डीलर है ना, अबे तू एग्जाम्पल छोड़ना, अभी तो फीलिंग पे आ। जो गांजे का डीलर है ना बेटा, वो मस्त डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आपको पता है गांजा सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है? नहीं, कसौल नहीं, मतलब वर्ल्ड वाइड एम्स्टरडैम सुना है आपने? एम्स्टरडैम जो है ना, वो वीड के लिए बहुत फेमस है। अब ऐसे मतलब ना सर आपको बड़ी नॉलेज है। एम्स्टरडैम का जो वीड होता है ना बेटा, वो मस्त एकदम ऐसे चौखस, एकदम बढ़िया। सर आपने पिया है? नहीं, काली घाटी के पीछे नहीं। अब ध्यान से समझो, जो डीलर है ना भाई, वो मस्त एकदम डिस्क्रिप्शन दे रहा है सेल करने के लिए, कि भाई जो मैं सामान दे रहा हूं ना, वो भैया सीधा एम्स्टरडैम से लेकर आया खुद मैं। डिस्क्रिप्शन में मतलब वो क्या बोल रहा है? टॉप क्वालिटी का है। क्या है? टॉप क्वालिटी का। तो सेकंड इंप्लाइड कंडीशन पता है क्या बोल रही है? अगर गुड्स, कंडीशन क्या है? अगर गुड्स किस पे जा रहे हैं? डिस्क्रिप्शन पे। गुड्स किस पे सेल हो रहे हैं? डिस्क्रिप्शन पे। तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में बिकेंगे, वो डिस्क्रिप्शन वाले गुड को कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए। क्या करने चाहिए? कॉरेस्पॉन्ड। सर मतलब मान लीजिए डीलर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था, वो बोला था कौन सा वीड है बेटा? एम्स्टरडैम का। कौन सा वीड है? एम्स्टरडैम का, मस्त वाला। और जब बायर उससे परचेज करने आया, तो उस पर्टिकुलर केस में भाई वो कहीं नकली वाली जगह का ले आया, मदनगिरी का कह रहे हैं, हाँ कर ले आया। अब यहां पे क्या जो डिस्क्रिप्शन है और जो गुड्स बिके, क्या वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे? क्या नहीं, वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो यहां पे कंडीशन की क्या हो गई? ब्रीच। बाहर से मस्त मुंह पे फेंक के मारेगा, जो भी लीवर का डैमेज हुआ होगा पी के अंदर, उसको भी क्लेम करेगा, और दोनों के दोनों भी कर सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट ने बोला सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन पे जा रहे, कंडीशन समझ लो, गुड्स जो है वो सेल किस में होने चाहिए? डिस्क्रिप्शन। तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जो आपके गुड्स है, जो बल्क है, जो आप परचेज कर रहे हो, और जो डिस्क्रिप्शन है, वो आपस में क्या करे बेटा? कॉरेस्पॉन्ड। क्या करे? कॉरेस्पॉन्ड। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर गुड्स सेल बाय क्या हो रहे हैं? सैंपल। इस बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, जो भी आ रहा है ना, मैं सीधा ऐसे, ओ माय गॉड, थोड़ा सा चखा दे रहा हूं। ये लो बेटा, चाक के एकदम, हाँ प्रसाद दे रहा हूं सबको। जो भी आ रहा है ना, हल्का हल्का प्रसाद दे रहा हूं, सैंपल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सैंपल। कि भैया सैंपल लो फिर खरीदो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वाली बात कर रहा हूं। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंप्लाइड कंडीशन क्या निकल के आई? कि बेटा जो आपका सैंपल है,
वो बल्क से क्या करना चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड। सेकंड पॉइंट ने बोला अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन पे जा रहे हैं तो बल्क और डिस्क्रिप्शन दोनों क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड। थर्ड पॉइंट ने बोला अगर गुड्स सैंपल पे बिक रहे हैं तो सैंपल और गुड्स जो बिके वो क्या करने चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड। और पॉइंट नंबर 4 ने बड़ी अच्छी बात बोली, कह रहे अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज, तो गुड्स को जो बिक रहे हैं वो सैंपल को भी कॉरेस्पॉन्ड करेंगे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन को भी कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अगर गुड्स एक को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वैसा तो है लेकिन सैंपल नहीं है, लेकिन जो सैंपल दिया था वैसा है लेकिन डिस्क्रिप्शन को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस केस में ब्रीच ऑफ क्या हो गई बेटा, कंडीशन। समझ के लेना, 3 पॉइंट सिमिलर है। अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है तो गुड्स कॉरेस्पॉन्ड करेंगे डिस्क्रिप्शन को, अगर सैंपल दिया जा रहा है तो गुड्स कॉरेस्पॉन्ड करेंगे सैंपल को, अगर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है तो गुड्स सैंपल को एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों को क्या करना चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड। अगर एक को भी नहीं करे तो क्या हो जाएगी, ब्रीच ऑफ कंडीशन। फिर आप सारे आपके पास रेमेडीज आ जाएंगे, आप रिसाइन भी कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट का डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो और बोथ एज द केस में भी। तो इसी तीनों पॉइंट को मैं जल्दी से लिखवा देता हूं। आपने 3 पॉइंट लिखे ना, अब लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें बेटा। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में बोला if goods are sold by description, if goods are sold by description, comma, there is an implied condition, there is an implied condition that the goods shall correspond, वर्ड बेटा shall, में नहीं 100%। अगर आप गुड्स डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हो तो जो आपका डिस्क्रिप्शन वाला गुड्स है और जो आप गुड्स दे रहे हो एक्चुअल में वो दोनों के दोनों 100% क्या करने चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्क्रिप्शन तो कुछ और दे रहे हो बट जो आपने गुड्स बेचा है वो क्या है, कुछ और। मम्मी ऑरेंजेस परचेज करने गई थी, वहां पे उसने क्या बोला, ऑरेंजेस एकदम क्या है, मीठे। डिस्क्रिप्शन दे दिया ऑरेंजेस कैसे है, मीठे। लेकिन जब मम्मी ने ऑरेंजेस खाए या चखे या जो लिए तो उसमें टेस्ट करे तो भाई ऑरेंजेस खराब है, एकदम खट्टे एकदम, या कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस है, कुछ अलग है, कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे डिस्क्रिप्शन को। तो मम्मी पहले तो संतरे मारेगी भैया के मुंह पे, फिर अपने पैसे लेगी और कोई जो मुंह का टेस्ट खराब हुआ है उसके लिए कोई डैमेज होगा तो वो भी ले लेंगे। तो यहां पे बोला इफ गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। इतना लिखा। सेम यही चीज आप रिपीट करेंगे, सेम यही चीज आप रिपीट करेंगे, पूरा का पूरा सेम लिखेंगे। इफ गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन की जगह बेटा क्या आ जाएगा, बस सैंपल, कॉमा, फिर वही सेम चीज, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन, देयर इज an implied condition that the goods shall correspond with the sample। फिर से shall, the goods shall correspond with the sample। और आप ना ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद एक नोट दे देना बेटा। ये ना कॉमन नोट है, मतलब अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला लिख रहे हो उसमें भी लिख सकते हो इसी को सेंटेंस में। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, नोट आप बीच में ही उसके एक्सप्लेनेशन में कंबाइन कर देना, अलग से नोट देने की जरूरत नहीं है। दोनों में नोट जाएगा, आपको दोनों में लिखना है। मैं एक का कंबाइन नोट दिखा रहा हूं, बस आप लिखो बायर शैल हैव a reasonable opportunity, buyer shall have
a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट में लिख लोगे तो और करके लिख लेना डिस्क्रिप्शन। और ये तो यार हमने डिलीवरी वाले पॉइंट का लास्ट पॉइंट भी पढ़ा था। लास्ट राइट क्या था, बायर को क्या करने हैं, एग्जामिन करने हैं गुड्स को, और उसके पास पूरा राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है। अब भाई जैसे जैसे आपके मम्मी या पापा कोई सामान लेने जाएगा तो राइस लेने जाते हैं ना बेटा। अब जब आप राइस लेने जाते हो तो क्या आप 10 किलो का कट्टा लेते हो, क्या एक एक चावल चुन चुन के डालोगे, क्या बासमती ले रहे हैं अंकल लंबे लंबे वाले झाड़ेंगे दाल। मम्मी क्या करती है, एकदम ऐसे मस्त हाथ निकालती है, उसमें थोड़े से चावल आते हैं, उसको देखती है। तो मम्मी ने पूरे के पूरे कट्टे को स्टडी करा या एक सैंपल को स्टडी करा, सैंपल को। अब मम्मी ने चेक करे सारे सैंपल, बढ़िया वाले राइस जो मम्मी को लगे सैंपल में, मम्मी ने कहा ये वाले 10 केजी कर दो, ये वाले कितने कर दो, 10 केजी। अब यहाँ पे गुड्स जो है वो क्या हो रहा है, सेल बाय सैंपल, सेल बाय। अब बेटा इंप्लाइड कंडीशन है कि भैया ना अब जो 10 किलो का कट्टा लाएंगे वो उसी सैंपल का होना चाहिए जो मम्मी ने दिखाए थे। अगर इन केस उसने पैसे ले लिए नॉर्मल वाले, लेकिन जो कट्टा दिया वो थोड़े लो क्वालिटी, थोड़े छोटे वाले दिए। अब आप लोग गए घर पे, आपने बनाना स्टार्ट करा, जब देखा चावल धोने के लिए तो वहां पे कोई और चावल आ गए जो सैंपल को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मम्मी कट्टा लेके कहां जाएगी, भैया के पास। फिर मम्मी कट्टा कहां मारेगी, भैया के मुंह पे, पैसे वापस लाएगी, और जो डैमेज अगर हुए होंगे तो भैया वो भी वापस लेगी। वैसे डैमेज तो बंदे को हुआ होगा, कट्टा जब मुंह पे लगेगा तो। हाँ जी भैया डिफेक्ट होता है, परसेंटेज कोई मैं डिफाइन नहीं कर रहा, जो सैंपल दिखाया अगर वो गुड्स नहीं है तो आपके पास ब्रीच ऑफ कंडीशन के सारे राइट आ गए। कुछ भी हो, 1% भी डिफेक्ट हो, भाई आपको बोल तो रहे, बायर की ड्यूटी है ना, ऑरेंजेस जब लेने जाएगा सेलर तो भाई अपने ऑरेंजेस रख के बैठा, वो कह रहा है भैया ले जाओ सारे अच्छे, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आप तू भाई पेटी खोल के तो चेक कर ले, क्या मुझे चेक करना है, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू खुद एग्जामिन नहीं कर रहा तो वो तेरी गलती है। आपके पास लॉ ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके पास गुड्स का पूरा राइट है, तू चाहे तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन को सीधा बल्क के साथ कंपेयर कर ले वहीं बैठ के, वो तेरे पास राइट है। समझ रहे क्या, ये चीज है। अगर आप वहां निगलेक्ट कर दो, उसने आपको बल्क दिखा दिया कि ये रहा बल्क, अब तूने बल्क को देख लिया और तूने फिर निगलेक्ट कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, बल्क देखने के बाद भी ठीक है। अगर तूने एग्जामिन नहीं करा, तू घर जाके एग्जामिन करता तब तो ठीक है। मान ले तूने वहीं पे एग्जामिन करा और तूने इग्नोरेंस में कहा कि हाँ सेम ही लग रहा है, फिर भाई जब तू घर जाएगा ना तो वो बंदा पता है, और वापस आएगा वो बंदा क्या बोलेगा, भैया आप तो चेक करके लेके गए थे ना, आपने वहां घर पे चेंज कर दिया होगा, हमें नहीं पता। तो आप एग्जामिन करके लो ढंग से। बट इंप्लाइड कंडीशन क्या है कि वो जो सैंपल है, वो जो डिस्क्रिप्शन है, वो गुड्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। अगर नहीं कर रहा तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करो, डैमेजेस क्लेम करो, या दोनों एज द केस में भी। हाँ जी, नोट लिख लिया आपने। और थर्ड वाले में मैंने क्या बोला, अगर डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल है तो दोनों को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। अगर डिस्क्रिप्शन को कर रहा है सैंपल को नहीं तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, यस। अगर सैंपल को कर रहा है डिस्क्रिप्शन को नहीं, क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन है, यस। बेटा दोनों को करना चाहिए, कंपलसरी है। तो आप इसमें लिखेंगे लास्ट वाला पॉइंट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, where the goods are sold by sample, where the goods are sold by sample as well as by description, as well as by description, comma, implied condition is that the implied condition is that the bulk of the goods supplied, the bulk of the goods supplied must correspond with the sample
must correspond with the sample and the description। बेटा बीच में वर्ड एंड है, मतलब कोई चॉइस, आपको दोनों को correspond करवाना इज कंपल्सरी। और नीचे पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे, must correspond the sample and description। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे, तो क्लास एंड होने वाली है। if goods नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ गुड्स correspond with sample but do not tally with the description। अगर जो है वो सैंपल को तो correspond कर रहे हैं बट नॉट टैली description, और वाइस वर्सा सैंपल को नहीं कर रहे या सैंपल को कर रहे डिस्क्रिप्शन को नहीं कर रहे। आप इसको कंटेंट बढ़ाने के लिए यही सेम लाइन दोबारा रिपीट कर देना, बस आगे पीछे चेंज कर देना। और वाइस वर्सा और बोथ, या फिर हो सकता है डिस्क्रिप्शन दोनों को टैली नहीं कर रहे और बोथ कॉमा टैली कर दोनों को टैली कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है ना। दोनों को नहीं कर रहे या एक को कर रहा है एक को नहीं कर रहा, उन दोनों केसेस में द बायर the contract, the buyer can repudiate the contract। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त है। आज हमने इंप्लाइड कंडीशन में कितने पॉइंट कर लिए बेटा? 4। सबसे पहला वाला बिल्कुल हटके अलग से कंडीशन एज टू टाइटल। उसके बाद 3 जो है बिल्कुल एक कॉलम में डालोगे, आप सीरीज में डालोगे, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज। और अब इसमें 3 बचे, क्वालिटी और फिटनेस, होलसमनेस, मर्चेंटेबिलिटी, वो 3। और इंप्लाइड वारंटीज हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। एक बार जल्दी से इसे रिकॉल करते हैं आज हमने क्या क्या करा और आज की क्लास को एंड करते हैं। बेटा सबसे पहले आज हम यूनिट नंबर 2 पे गए, विच इज कंडीशन एंड वारंटी। विच इज व्हाट? कंडीशन एंड वारंटी। जहां पे मैंने आपको 2 टर्म्स का मतलब बताया, सबसे पहला क्या? कंडीशन, और फिर क्या? वारंटी। जब मैं बेटा कंडीशन की बात करता हूं, कंडीशन और वारंटी दोनों एक तरह की क्या है? स्टिपुलेशन। क्या है? एक तरह की कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द। बट मैं जब वारंटी की बात करता हूं वो भी एक स्टिपुलेशन है विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कंडीशन के केस में जब ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो क्या? यस सर। सर हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या सर हम दोनों कर सकते हैं? एज द केस में भी। लेकिन जब ब्रीच ऑफ वारंटी होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करोगे? नहीं। सिर्फ क्या क्लेम करोगे? क्या क्लेम करोगे? पॉइंट नंबर 3 ने बोला क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ वारंटी है? यस। लेकिन क्या ब्रीच ऑफ वारंटी इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ कंडीशन है? नो। मतलब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को तो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आप ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते। और कंडीशन को वारंटी कब ट्रीट करोगे ये भी हमारा अगला टॉपिक हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। उसके बाद मैंने बताया कि आपको जो कंडीशन और वारंटी है वो 2 टाइप की होती है, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। मतलब एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी, इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी। जो एक्सप्रेस वे में कंडीशन वारंटी होती है उसकी तो भाई मैंने बताया कोई लिमिट ही नहीं है। जो भी आप वर्ड्स की फॉर्म में ओरल और रिटन एक्सप्रेसली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दोगे, बायर और सेलर मिलकर डिसाइड कर लेंगे, तो वो एक्सप्रेस कंडीशन है, एक्सप्रेस वारंटी बन जाएगी। लेकिन जो इंप्लाइड वाली है वो बेटा प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है। क्या है? प्रिज्यूम्ड बाय लॉ कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रेजेंट होगी ही होगी। और अगर हमें किसी इंप्लाइड कंडीशन को नेग्लेक्ट करवाना है तो हमें एक्सप्रेस एग्रीमेंट में उसे बताना पड़ेगा। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपके सामने डील करवाया था इंप्लाइड कंडीशन। हमें 2 टॉपिक पढ़ने, इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस वाले को हमें लेना देना नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन में टोटल 7 पॉइंट्स है, उनमें से हमने 4 पॉइंट पढ़े। आपको याद कैसे करना है? सबसे पहला बिल्कुल हटके कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू जो बड़ी सिंपल सी बात कहता है भैया अगर सेलर जो है उसका टाइटल डिफेक्टिव निकला और उस डिफेक्टिव टाइटल से
बायर को कोई भी लॉस हो रहा है तो सबसे पहली बात गुड्स वो रिटर्न करेगा एक्चुअल ओनर को, और कोई भी डैमेजेस, कोई भी लॉस, कोई भी कुछ भी जो चीज हो रही है वो सारा का सारा कंपनसेशन किससे लेगा? सेलर से। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा? क्योंकि कंडीशन एज टू टाइटल जो है वो ब्रीच हुई है। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज सेल बाय सैंपल में बोला कि जो गुड्स बल्क में है, जो सेल हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन को कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए। सॉरी, सैंपल पढ़ा था ना पहले, सैंपल को कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन को कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 ने बोला कि अगर गुड्स जो सेल हो रहा है वो सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन पे हो रहा है तो दोनों को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। अगर एक को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, या दोनों को ही नहीं कर रहा, उस केस में बायर क्या कर सकता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट, डैमेजेस को क्या कर सकता है? मतलब मोटा मोटा ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में कितने पॉइंट पढ़ लिए? 4। सबसे पहले कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और लास्ट सेल बाय सैंपल एज वेल एज कंडीशन वारंटी को अच्छे से याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। अगर आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है बेटा,